हाँ, जैसा कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक लक्ष्य के साथ बढ़ना होता है, तो वही लक्ष्य मैंने अपने जीवन में हमेशा रखा। जी नहीं, पर सर यहाँ पे आपको चूज करना पड़ा। अरे ये तो एक बड़ा एक चीज। यस, एक चीज, सीए, सीएस और सीएमए प्रोफेशनल्स के बीच में थोड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था, तो हम इस कंट्रोवर्सी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो जानना चाहते हैं। राहुल सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन सुन के मैं भी थोड़ा प्रेशर में हूँ। सीए, सीएस, सीएमए, डीसा, एमबीए विथ ऑल इंडिया रैंक्स, ये सब सुन के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं या आपके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, दिव्य शक्ति जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जैसा कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक लक्ष्य के साथ बढ़ना होता है, तो वही लक्ष्य मैंने अपने जीवन में हमेशा रखा और उसी का ये एंड रिजल्ट है, जो भी आपने डिग्रीज और रैंक्स की हमारी बात की। जी सर। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी तक आपका छत्रपति संभाजीनगर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, माहौल कैसा रहा है? छत्रपति संभाजीनगर एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे हार्ट में। अगर मैं सच में बात बताऊं, वो साल है 2017, अक्टूबर महीने की बात है, और मेरी ज़िंदगी का पहला मैराथन सेशन जो हुआ था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, पहला सेशन वो संभाजीनगर में ही हुआ था, छत्रपति संभाजीनगर में। एंड आई कांट फॉरगेट दैट डे इवन, मतलब कभी मैं उस डे को भूल नहीं सकता। मतलब वो एक बहुत अमेजिंग मोमेंट है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। और छत्रपति संभाजीनगर से तो इतना प्यार है कि पूरे भारत भर के अंदर सबसे ज़्यादा मैराथन जो ऑफलाइन हुए हैं वो छत्रपति संभाजीनगर के में ही हुए हैं, तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। और यहाँ के बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड बहुत बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, हमेशा जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ सेशन लेने के लिए, तो बच्चों का खूब प्यार मिलता है। और अब सो जब से विकासा की कमेटीज बननी स्टार्ट हुई हैं, जैसा आप सब लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से परफॉर्म किया बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी क्वालिफिकेशंस का प्रैक्टिकल वैल्यू होता है जब आप एक प्रोफेशनल हो, एक एजुकेटर हो, और क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है जब वो मेरा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सर ने सीए किया है, सीएस किया है, सीएमए किया है, अब अदर देन दैट सीएफए, डीसा, एमबीए एक्सेट्रा। तो ये 3 कोर्सेज के बारे में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इसका कोई फ़ायदा है, क्या एडिशनल कोई बेनिफिट मिलता है या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बिकॉज आई एम एन एजुकेटर, तो मैं एज एन एजुकेटर सबसे पहले जवाब दूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर 2010, और मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला है बच्चों को अपनी नॉलेज स्प्रेड करने में, क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं बाध्य नहीं हूं, मेरी नॉलेज की कोई एक लिमिट नहीं है कि मैं सिर्फ इसी प्रोफेशन की नॉलेज दूंगा। क्योंकि मैं जीवन में ऐसा मानता हूं कि हर कोई छोटी से छोटी चीज जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने हमें जरूर मिलता है। और यहाँ तो सीए के साथ हम बात करेंगे सीएस और सीएम में, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं, मतलब सीए के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर भी किए जाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे एक इतना अच्छा एक नॉलेज बैंक मिला, और उसी नॉलेज बैंक को जब मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूं तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है एज एन एजुकेटर। दूसरा एक छोटा सा जवाब और देना चाहूंगा। आपने राज मुझसे पूछा कि प्रैक्टिकली भी क्या इसका कोई रेलिवेंस होता है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक होता है कि छोटी, मतलब एक छोटा बिल्कुल टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो कोई भी नॉर्मल इंसान ये कहेगा कि नहीं कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस में हो तो आप सर्टिफिकेशन ओनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या एज अ कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। तीनों की आप प्रैक्टिस एक साथ नहीं कर सकते। बट अगेन हम आज की डेट में जानते हैं कि when you are doing the practice, जब आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, उस समय पर अगर जो आपके स्कोप में है उसके अलावा अगर आप 4 बात क्लाइंट को और बता सकते हो जो कि उसका फायदा कर सकते हैं, जो कि किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं उसको, मेरी सीएस या सीएमए की नॉलेज तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली भी काफी ज्यादा हेल्प ये चीजें करती हैं। आई एम श्योर सर, आपने जो ये कहा बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा कि एक साथ बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि आप रैंक होल्डर हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों को ये फैसिनेटिंग लगता है। आपका माइंडसेट क्या रहा होगा प्रिपरेशन के दौरान, और आपने कौन से पैटर्न को फॉलो किया होगा, कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा टू टैकल द एग्जाम्स? बेहतरीन बेहतरीन, ये काफी बच्चों के मन में सवाल आता है। बच्चे पूछते हैं अक्सर मुझसे कि सर आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार रैंक लिया, तो ऐसा क्या था और आप ऑलरेडी रैंक 1 तक पहुंचे, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? मैं बताता हूं, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज कही कि जब भी किसी काम को करो तो मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा है कि कोई भी काम आप करो, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, कोई असाइनमेंट है, पढ़ाई है, तो आप अपनी पूरी जान उसके अंदर झोंक दो, आप उसमें एक्सीलेंट करने की कोशिश करो। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि मैंने सोचा था कि मुझे रैंक ही लेना है या मेरा रैंक ही आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि रैंक जो है इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द गुड स्टडीज, एक्सीलेंट स्टडीज, एज वेल एज जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो। सो जब मैं पढ़ रहा था, स्ट्रेटेजी जैसे अपना क्या, सबसे पहले स्ट्रेटेजी पर आता हूं, तो कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं थी। सिंपल इतनी बात होती थी कि जितना समय मिला है मुझे उसमें सिर्फ पढ़ना है।
बच्चे कई बार मुझसे आज के डेट में पूछते हैं सर 6 घंटे पढ़ाई करें, 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे करें, तो मैं कहता हूँ बेटा ऐसे नंबर ऑफ आवर्स में आप इसको जज मत करो। आप सबसे पहली बात तो करो इफेक्टिव स्टडी रादर देन कि आप नंबर ऑफ आवर्स देखो। आप ये देखो कि आपने आउटपुट कितना निकाला, चाहे वो कम घंटों के अंदर ही हो। लेकिन जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान रहते थे, मेरे मम्मी पापा बड़े परेशान थे, उन्हें लगता था ये लड़का पागल हो गया है। कहते जब देखो रात को उठते थे 12 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे मैं पढ़ ही रहा होता था, डांट मार के मेरे को सुलाते थे कि 5 बज गए सो जा। तो मैं मतलब एक कहता ना जोश और एक जुनून वो मेरे सिर पे छाया हुआ था। मुझे था कि अब मैं इस कॉमर्स फील्ड में आ गया, मैंने सीए का कोर्स स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने सीएस सीएमए भी साथ साथ पैरेलल स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा ही था कि मुझे अपनी तरफ से बेस्ट इन कोर्सेज में करना है। और एक साथ में छोटी सी बात कि मेरे लिए फेलियर कभी ऑप्शन नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव टू पास एट एनी कॉस्ट। जब भी मैं अटेम्प्ट देता था, हम सब ये जानते हैं कि सीए सीएस सीएमए में अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इंस्टीट्यूट सीधा एक तरह से ओपन चैलेंज करते हैं, भाई तेरे में दम है तो पास करके देगा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तो इंसान लगा रहता है। लेकिन मुझे ऐसा था कि जो भी अटेम्प्ट में एग्जाम कर रहा हूं, आई ऑलवेज कंसीडर्ड एट द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे लगता था कि अगर इस एग्जाम में पास नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट मुझे अगला अटेम्प्ट बैठने नहीं देगा। और वो एक चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि कुछ भी करके मुझे इस एग्जाम के अंदर पास होना है। और जब इतनी मेहनत के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता था, उस 3 घंटे के अंदर अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ बेस्ट जो आउटपुट एक देता था, उसी का एंड रिजल्ट है दैट आई गॉट द रैंक। लेकिन हाँ, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि आपको पहले से पता था रैंक आ जाएगा, जी नहीं, मुझे नहीं पता था रैंक आ जाएगा। लेकिन हाँ, रैंक हर उस बच्चे का आ सकता है जो मेहनत कर रहा है और जो रैंक की प्री कंडीशन है, बोथ ग्रुप्स के लिए एक साथ अपीयर करता है। राज और डेडिकेशन के साथ आपके जैसे प्रिपेयर सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि नॉर्मली आदमी सीए बनने के बाद सोचता है कि मैं जॉब करूँगा, करेक्ट, या फिर प्रैक्टिस में जाऊँगा, राइट। लेकिन आपके मन में ऐसा कौन सा थॉट आया था जिसने आपको मजबूर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मजबूर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं मजबूर हो गया था। सो सवाल आता है मन में, जी बिल्कुल वैलिड एक क्वेश्चन है कि सर आपने सीए सीएस सीएमए किया, सीएफए किया, तो ये सब आपने सिर्फ टीचिंग में आने के लिए तो नहीं किया होगा, क्योंकि टीचिंग इनके बिना भी हो सकती थी। टीचिंग में तो खाली एक सीए जो कोर्स अगर आपने वही क्लियर कर लिया, सीए फाइनल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो वो अपने आप में मतलब एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में अपने सपने पूरे करने के लिए। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, जब सन 2004 में मैंने अपनी सीए स्टार्ट करी थी, तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कभी टीचिंग में आना है। इवन जब सीए भी क्वालिफाई मैंने कर लिया इन द ईयर 2009, जनवरी में मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया था, नवंबर 2008 में मैंने अपीयर किया था सीए फाइनल्स, और सीएस सीएमए भी हो गया। तो ये सब चीजें जब मैं कर रहा था या जब मैंने स्टार्ट करी, इवन जब एंड हुई, तो मेरा कोई प्लान नहीं था फुल टाइम टीचिंग में आने का। एंड शायद आपको नहीं पता और दर्शकों को नहीं पता तो बता दूं कि मेरी जो पहली जॉब थी दैट वाज इन ग्रैंड थॉर्नटन, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं और उस समय मैं चंडीगढ़ में था। इट वाज ईयर 2009, तो ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर मैंने काम किया जीटी में, एंड आफ्टर दैट फॉर ऑलमोस्ट 2 to 2.5 months आई वर्कड विद ईवाई एज वेल। आई वाज इन ईवाई गुड़गांव इन देयर रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी हुई, मेरे मतलब मदर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सो आई हैड टू कम बैक लिविंग माय जॉब टू चंडीगढ़। और मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैं घर पर रहकर उनकी देखभाल भी कर सकूं और अपना साथ साथ कुछ कर सकूं। तो मेरे सामने ऑप्शन यही थी कि आइदर आई कैन गो इनटू प्रैक्टिस और आई कैन गो फॉर द टीचिंग। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सभी सीए सीएस सीएमए सीएफए किया था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी नॉलेज बच्चों के साथ बांटता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इतना जो नॉलेज बैंक है आई विल बी एबल टू शेयर विद देम रादर देन गोइंग टू प्रैक्टिस। सो दैट वाज द थिंग इन ईयर 2010। मैंने अपने घर से स्टार्ट किया और बहुत ही एक हम्बल स्टार्टिंग थी, 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। उसके बाद पढ़ाते चले गए। उसके बाद 3-4 साल के बाद ऑप्शन आई मेरे पास कि अब मैं ये काम छोड़कर, टीचिंग छोड़कर कॉर्पोरेट में जा सकूं और जो सपने किसी समय देखे थे उनको पूरा कर सकूं। लेकिन अब इस कदर इस प्रोफेशन से प्यार हो चुका था, मुझे लगा नहीं, बच्चों को मेंटर करने के अलावा इससे बड़ा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब मैं आया था बाय फोर्स, लेकिन अब मैं भर भर के कहते हैं कि बाय चॉइस इस प्रोफेशन में, और जब तक रहूंगा तब तक यही काम करूंगा। और बच्चे भी सर आपको कहीं जाने नहीं देने वाले, आपको बहुत प्यार करते हैं। और सर अब जैसे इंटरनेट का ज़माना और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, एडवांसमेंट आ रही है, एब्सोल्युटली, और साथ साथ में कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है, बिल्कुल टीचिंग इंडस्ट्री में तो और भी ज़्यादा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट से कनेक्ट रहने के लिए और कंपटीशन को टैकल करने के लिए क्या क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सिंपल है। जैसे हर इंडस्ट्री में आज के डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमारे टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। होता क्या था, एक ज़माने में जब एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स क्लियर करता था, उसके सामने 2 विकल्प होते थे, या तो जॉब करे या प्रैक्टिस करे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, तब से सब लोग जो सीए कर रहे हैं उनके मन में आने लगे कि यार ये थर्ड एवेन्यू हमारे पास है टीचिंग का, जो कि बिल्कुल है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ आज के डेट में बच्चा क्लियर होने से पहले ही
मतलब अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको लगता है कि ये बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है ना बेटा, ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है। यहाँ पर ना गलती का स्कोप नहीं है, बिकॉज जो गलती होगी वो सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं कर रही, जितने सारे मेरे दर्शक हैं, जितने स्टूडेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सब अफेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं टीचिंग में, एंड आई गिव देम अ थम्स अप कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए, मतलब आप बच्चों को मेंटोर करिए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ आ गए हैं इस प्रोफेशन में considering the monetary compensation. Monetary is necessary but only monetary is not necessary, that's the thing. तो मैं अपने बच्चों से कनेक्ट रहने के लिए बहुत ही सिंपल जो स्टार्टिंग से किया, आई फोकस ऑन द क्वालिटी टीचिंग। और जो मेरा ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो पहचान देंगे राहुल सर जब करा रहे हैं तो ही इज गिविंग अस द क्वालिटी। और बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के बाद मैं अपनी कोई भी क्लास या कोई भी लेक्चर लेता हूँ तो उतना ही कनेक्ट बच्चे से बनाने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी रहता है, उतने में बच्चा हमें पहचान लेते हैं। और जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जैसे आपके अभी छत्रपति संभाजी नगर में हमने बच्चों के साथ मैराथन सेशन कंडक्ट किए तो बच्चे पूरी तरह से खुश थे। एंड हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़े, हम उसको जीवन में पढ़ाई के अलावा भी कुछ लेसन्स, कुछ वैल्यूज सिखा पाएं। एंड वो चीज़ बहुत मतलब एक दूरदर्शी तक लेकर जाती है और बच्चों को बहुत आगे लाइफ लेसन्स देती है, जिसके कारण वो लाइफ में सफल भी होते हैं। जी। अब सर रिसेंटली सीए, सीएस और सीएमए प्रोफेशनल्स के बीच में थोड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट और उसके कंप्लायंस के ऊपर। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे सीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यूज देखे, सीएमए के भी देखे, सीएस के भी देखे। अब आपके पास तो तीनों क्वालिफिकेशन है, तो हम इस कंट्रोवर्सी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो जानना चाहते हैं। परफेक्ट। पहली बात तो मैं बताऊं कि ये कंट्रोवर्सी पहली बार नहीं हुई, हर कुछ साल के बाद ये कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। फिर से इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है कि कौन सा काम किसको दिया जाए। आई थिंक द टाइम हैज कम कि ये बार बार हर 4-5 साल में उठने की बजाय फॉर वंस इसको सेटल कर दिया जाए। 3 प्रोफेशनल बॉडीज हैं, तीनों को बनाया गया अपने अपने एक स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर वो स्पेशलाइजेशन माइंड में ना होती तो तीनों इंस्टीट्यूट की जरूरत ही नहीं थी, फिर एक ही इंस्टीट्यूट बना दिया जाता। अब जब सीए इंस्टीट्यूट बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रखी गई, वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के लिए रखी गई, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए रखी गई। तो मेरे ख्याल से ये जो कोल्ड वॉर चलती है और ये जो चलता है कि तीनों इंस्टीट्यूट को मिक्स करके एक बना दें, ऐसा कर दें, उसमें कुछ नहीं रखा। अब सबको समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये तीनों का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है और वो काम वही इंस्टीट्यूट का पर्सन करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आज की डेट में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, कितने सारे बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। जब भी कोई बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेता है तो उस कोर्स के प्रोस्पेक्ट्स देखता है कि मैं कितना टाइम इसमें लगाऊंगा, कितना कॉस्ट लगाऊंगा और सीए क्लियर करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 साल पहले सीए स्टार्ट किया और आज वो सीए फाइनल में है, उसने उस वक्त ये देखकर स्टार्ट की कि कुछ चीजें जो सिर्फ हमारे लिए हैं, सीएस के लिए, जिसके कारण उसको अपना फ्यूचर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्यूचर उसके लिए है आगे। लेकिन आज की डेट में उसे पता चलता है कि जो पावर उसके पास थी, जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता था, वो 4 डिफरेंट प्रोफेशनल्स और करने लग गए, तो उसको कितना धक्का लगेगा। उसके साथ तो एक तरह से धोखा हो गया। तो ये चीज मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूट। और जो बिल्कुल जो अगर कोई सीएम में सीएस कहता है कि हमें सीए का काम करना है, इवन सीए कहता है कि मुझे सीएस की सर्टिफिकेशन करनी है सीएम में की, तो बड़ा आसान है। मैं कहता हूं आप उस कोर्स को करिए, उस कोर्स को करने के बाद आपके पास ये राइट आ जाएगा। बिल्कुल। बट आप इस तरह से लड़िए मत कि ये राइट हमें भी चाहिए, वो एक बार सेटल कर दिया गया है, उसी के हिसाब से आगे। तो सर रेगुलेटरी बॉडीज को आपके हिसाब से आपको लगता है कि उनको साथ में आके कोई कोलैबोरेटिव रोड मैप बनाना चाहिए जिससे ये कंफ्यूजन्स दूर हो सके? डेफिनेटली, मतलब बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो, मदर बॉडी है तीनों इंस्टीट्यूट की, सीए, सीएस, सीएमए की, वो तो टॉप पर बैठे हैं। लड़ने वाले कौन लोग हैं? जो नीचे बैठे हैं। तो अब आगे चाहे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो, और अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। तीनों इंस्टीट्यूट्स की टॉप मोस्ट बॉडी को मिलकर अब ये निर्णय ले लेना चाहिए। एंड वही जैसा मैंने पहले कहा कि फॉर वंस एंड ऑल दिस इशू नीड्स टू बी सेटल्ड कि हाँ भाई अब ये है और आगे इस प्रकार से चलेगा। हर कुछ साल के बाद ये कंट्रोवर्सी नहीं इरप्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सर हमने आपका इंस्टाग्राम देखा था। आप फूडी हो, आपको ट्रैवलिंग पसंद है। बिल्कुल। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको वेब सीरीज, मूवीज का भी शौक है? बिल्कुल है। तो सर रिसेंट टाइम्स में ना सीए की लाइफ के ऊपर, जर्नी के ऊपर और स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के ऊपर वेब सीरीज बन रहे हैं। यस। तो उसमें से कुछ वेब सीरीज है हाफ सीए या फिर जमुना पार। तो आपको क्या लगता है कि वो जो अपने वेब सीरीज में दिखा रहे हैं सीए की लाइफ को, उसकी जर्नी को, स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को, क्या वो अच्छी तरह से उसको डिपिक्ट कर पा रहे हैं?
ओके, सो जैसा आपने कहा OTT का और मूवीज़ का शौक तो है, लेकिन जितनी आपने सीरीज बोली मैंने सारी तो नहीं देखी है, कुछ कुछ क्लिप्स इनमें से देखी हैं और कुछ एपिसोड शायद देखे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि वो किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं हमारी चीज़ को, और क्या वो फायदेमंद है या क्या वो होना ही नहीं चाहिए था। जी सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि जब सन 2004 की बात है, जब मैंने सीए स्टार्ट किया, तो इवन जब तक सीए भी बन गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब आप उनको बताते हो कि आपने सीए की है, उनको ये पता ही नहीं होता कि सीए क्या है, सीए करता क्या है, सीए एक एस्पिरेंट की लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं, किन मुश्किलों से वो गुजरता है, किस तरह से एक इंसान सीए बनता है। सो इस चीज के ऊपर जब पहली वेब सीरीज बनी तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी कि एक सीए स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ना कोई कॉलेज है, घर बैठकर हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देने जाना पड़ता है और घर ही घर में बैठकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द आउटसाइड पब्लिक एज वेल टू नो कि एक सीए बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी लगन और कितनी तपन इंसान को सहनी पड़ती है। जहां तक बात है कि क्या वो अच्छी तरह से डिपिक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, अब वो सिनेमा वालों की बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने एफर्ट किया, यही काबिल तारीफ है। तो आई डेफिनेटली वांट कि और अच्छे से इस बारे में अगर आने वाले समय पर और भी वेब सीरीज या और भी कंटेंट बनेगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, लोगों में सीए के बारे में अवेयरनेस और बढ़ेगी। जी सर, पर क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड करता है? यस यस, अगेन जैसा हम कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो कहीं ना कहीं देखो जो इन सीरीज की हम बात करें, इनकी टारगेट ऑडियंस सबसे पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स ही हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ही उन सीरीज को देखना चाहते हैं बिकॉज वो उससे सबसे ज्यादा इजीली कनेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि मूवी आई थी छावा, अब छत्रपति संभाजी नगर में अगर छावा मूवी सुपर डुपर हिट ना हो तो फिर बात ही क्या। तो यहाँ के लोग जिस तरह से उस मूवी से कनेक्ट किए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चाहे पूरे भारत भर के लोग डेफिनेटली कनेक्ट हुए, लेकिन एक जो भाव है सबसे ज्यादा इस जगह के लोगों का रहा होगा। सेम वे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीए कोर्स के ऊपर वेब सीरीज बनी तो सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं बच्चे, और जब हम कनेक्ट होते हैं सीए स्टूडेंट की जीवन में इतनी पीड़ा होती है, मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। आपके इतने ज्यादा दोस्त नहीं होते, राइट, आपको ये ही नहीं पता। जब कॉलेज में जाते हैं तो आपको पता है एक क्लास के अंदर से 50 या 100 बच्चे हैं, वो सारे आपके सेम लेवल पर हैं, आप उनसे बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, अपने जीवन के डेली 6 से 7 घंटे आप कुछ दिनों तक उनके साथ बिताते हैं जब तक उस कॉलेज में है। तो आदान प्रदान, दुख सुख, काफी सारी ऐसी अनकही चीजें भी होते हैं जो आप शेयर करते हैं, जबकि सीए कोर्स में ऐसा नहीं होता। तो सीए का स्टूडेंट तो इन्हीं वेब सीरीज से अटैच करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस चीज को देखकर कई बार हम अपने आप से ऐसा हो सकता है कि हाई एक्सपेक्टेशन कर लें, या फिर हमें लगे कि यार सीरीज में इस प्रकार से दिखाया गया, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जीवन में नहीं कर पाए। अब हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज या मूवी की एंडिंग तो हैप्पी होनी है, नहीं तो फिर डायरेक्टर को तो हमारे यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा कि भाई अगर कोई रोमांटिक फिल्म है तो उसमें हीरो और हीरोइन को अंत में मिलाना है। सिमिलरली अगर सीए स्टूडेंट के ऊपर बनाई है तो लास्ट में सीए स्टूडेंट को तो देखो पास कराना पड़ेगा, और अगर वेब सीरीज में वो बच्चा बिल्कुल डेफिनेटली पास हुआ और कोई बच्चा ऐसा उस सीरीज को देख रहा है जो नहीं पास हुआ, तो डेफिनेटली ये एक पीड़ा कहीं ना कहीं मन में रह जाएगी, यार वो सीरीज वाला बच्चा ही पास हो गया, मैं तो रह गया। तो वो एक छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ मैं ये भी साथ साथ समझता हूँ कि बच्चे इतने परिपक्व हैं, डे बाय डे और मैच्योर होते जा रहे हैं, तो इस चीज को एज अ फन लिया जाए, देखा जाए, अपनी सिचुएशन से रिलेट करने के लिए, और बहुत ज्यादा इसकी भावनाओं में ना बहा जाए। जी सर, बिल्कुल। सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो यंग सीएस हैं वो लोग ऑडिट और टैक्सेशन के अलावा रेरा कंप्लायंस, रियल एस्टेट फाइनेंस या ड्यू डिलिजेंस जैसे नए डोमेन में जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सीए के लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? डेफिनेटली। आज की डेट में तुम वैसे ही बात करें, इकोनॉमी इतनी इवॉल्व कर गई, हमारा इंडिया भी ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ गया। एक सीए अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, जो सीए प्रैक्टिस करता था वर्सेस जो सीए आज प्रैक्टिस करता है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस किसी भी तरह से वैल्यू एडिशन नहीं करती हैं। एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी जहां पर हम कहते थे एक सीए इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा जी, जीएसटी, वैट, एक्साइज की कंप्लायंसेस करवाएगा, इस तरह से जो भी लॉज उनकी कंप्लायंसेस कराई जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो नीड ऑफ द आर है फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सिर्फ इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की नहीं है बल्कि वैल्यू एडिशन की है। जहां तक आपने राज बात करी रेरा एंड ड्यू डिलीजेंस एंड इसके अलावा कई और चीजें भी, जैसे रेरा कुछ साल पहले इंडिया में लाया गया, इसी तरह से ये सिर्फ एक इकलौता एक्ट नहीं है, आने वाले समय में ऐसे और हंड्रेड्स ऑफ एक्ट्स आएंगे, और हर एक्ट अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोल प्ले कर सकता है। तो रेरा की जहां तक आपने बात की, रेरा के अंदर कई सारे फॉर्म्स हैं, कई सारे सर्टिफिकेशंस जहां पर सीए को ध्यान रखना पड़ता है, जहां पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको वेरिफिकेशन करा के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अक्रॉस द कंट्री जो है रेरा को
कोई स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो अक्रॉस द कंट्री बहुत एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। एंड नॉट इवन रेरा, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज हैं जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डेफिनेटली अपना योगदान दे सकते हैं। और आज के डेट में जैसा एक मैंने पॉइंट कहा, आई विल लाइक टू टच अपॉन दैट अगेन फॉर द यंग सीएस जो भी हमारा सेशन देख रहे हैं, कि as soon as you qualify as a chartered accountant and you come into the practice, तो अपने आप को अब हमें नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑडिट, आईटीआर, कंप्लायंस से दूर हटकर हमें ये देखना है कि व्हाट एक्चुअल चेंज वी कैन ब्रिंग टू द क्लाइंट। हमें अपनी एडवाइस के साथ वैल्यू एडिशन करना है, बिकॉज जब एक स्टूडेंट सीए कर रहा है, सीए बनता है, इतना सारा सब्जेक्ट मैटर पढ़ता है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान इतनी सारी चीजें सीखता है, तो नॉलेज का अनडाउटेडली भंडार है। मतलब मैं ये कहता हूं कि हमारी फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, वो सबसे टॉप पर है। लेकिन उसके बाद आती है बात डिलीवरी की। तो अभी समय आ गया कि हम अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल बनाकर क्लाइंट के लिए एक्चुअल जो वैल्यू एडिशन है अपना वैल्यू से, अपनी एडवाइस से वो कर सकें। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे आईटी और ऑटोमेशन का ज़माना है, करेक्ट, तो इस ज़माने में अपने यंग सीएस को रेलेवेंट रहने के लिए आपको क्या लगता है कि उनको कैसे अपस्किल करना चाहिए अपने आप को? यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। आईटी और ऑटोमेशन का जमाना है, जो यंग बच्चे सीए बन रहे हैं वो तो फिर भी वेल वर्स्ड हैं आईटी के साथ, लेकिन जो बेचारे हमारे पुराने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी पिछले कुछ साल में आ गई है कि दे रियली, मतलब उनके लिए चैलेंज बन गया कि यार किस तरह से कोप अप करें। अब दो पहलू हैं, आईटी को हम ले सकते हैं एज अ नेगेटिव भी, ये सोचकर कि यार आईटी आ गई, कुछ काम ऐसे हैं जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, अब उस चीज के सॉफ्टवेयर्स बन गए, तो हमें लगेगा ये काम तो सॉफ्टवेयर करने लगा, मैं क्या करूं। लेकिन बात यह कि हमें उससे कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि देखो जैसा भी है आईटी इज देयर, ऑटोमेशन इज देयर, और आने वाले समय पे वो और बड़े लेवल पर ग्रो करेगा। तो इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते, हमें उसके साथ रहकर ही, उसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो द चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो यंग हैं या सीनियर हैं, दे शुड ट्राई कि इन चीजों का हम बेनिफिट किस तरह से ले पाएं अपनी प्रैक्टिस में। हो सकता है कोई एक ऐसा काम जिसको करने में हमें पहले 2 घंटे लगते थे, हो सकता है ऑटोमेशन की वजह से हम उसको कुछ मिनट्स में कर पाएं, तो उसके कारण हमारे पास जो समय बचेगा हम उसमें और अपने आप का रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरह से वैल्यू जो है हम दे सकते हैं। सो इसके साथ मिलकर चलना ही आज की नीड ऑफ द आवर है। जी सर, बिल्कुल। सर, आपके टॉप 3 गोल्डन रूल्स क्या होंगे यंग प्रोफेशनल के लिए ही, जो कि फ्यूचर रेडी फाइनेंस करियर बना सकते हैं? ठीक है, मैं आपके सवाल को इस तरह से समझता हूं कि जो यंग सीए एस्पिरेंट्स हैं और साथ साथ यंग सीएज हैं, तो लाइफ में मतलब सक्सेसफुल होने के लिए क्या कुछ मंत्राज हैं जो होने चाहिए। तो मैं अपने जीवन की ही कुछ चीजें हैं, उन्हीं से कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं को इलेबोरेट यहां पर करूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने जीवन में सीखा कि इफ यू वांट टू मूव अहेड, तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज। तो मेरा पहला मोटो यही है, नो एक्सक्यूजेस फॉर गो गेटर्स। नो एक्सक्यूजेस फॉर गो गेटर्स मतलब अगर आपने एक बार ठान लिया आपको ये काम करना है, विश्वास मानिए पूरी कायनात लग जाएगी आपको रोकने के लिए कि आप वो काम ना कर पाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। द मोमेंट यू स्टॉप यू लूज द बैटल। तो पहला मोटो यही है, नो एक्सक्यूजेस फॉर गो गेटर्स। सेकेंड है, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यू हैव टू टेक द लॉन्ग रूट विच इज सस्टेनेबल। बहुत बार अपने जीवन में हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि यार मैं ना एक लॉन्ग रूट की बजाय ये छोटा शॉर्टकट अपनाकर ये चीज हासिल कर लेता हूं। उस मोमेंट पे आपको अच्छा लगेगा, आप हासिल भी कर लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज बैकफायर जरूर करेगी आपको। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपने जो ड्रीम सोचा था अपने लिए करने का, लेट से 6 महीने में सोचा था, नहीं हो पाया 6 महीने में, कोई बात नहीं, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, लगने दो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करो। लॉन्ग रन में आपको वो चीज हमेशा पे ऑफ करेगी। जैसे कहते हैं कि लिफ्ट से आप बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन मोटापा आ जाएगा तो बेटर है सीढ़ियों का रूट ही अपनाइए। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी हार्डवर्क करने से मत डरिए। हार्डवर्क के बिना कोई लाइफ नहीं है, एंड हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार बिना मेहनत के चीज मिल जाए, या कई बार जो सीए एस्पिरेंट्स उन्हें लगता है भाई एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो लाइफ तो सेट है। ये तो डेफिनेट है, लाइफ सेट है, लेकिन मेहनत आपको ताउम्र करते रहनी पड़ेगी। तो हार्डवर्क नहीं छोड़ना है कभी भी। सर, आपने एक अपने वीडियो में बताया था कि कॉलेज के टाइम पे आपको अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया था। ओके, बड़ी अच्छी रिसर्च करके आए आप। जी सर। और जब उनको पता चला कि आप एक रैंक होल्डर हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए चेंज हो गया। तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था सर? वो मोमेंट ऐसा है, ये बात है सन 2006 की, जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ। 2025 में आ गया, ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले, लेकिन वो दिन, वो समय, वो पल आज भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं सेव्ड है, मैं उसे नहीं भूलता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, बीकॉम 2 में था, अब साथ में सीए इंटर के एग्जाम थे,
तो हम अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए कि सर हमें छुट्टी दे दीजिए कि हम अपना कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, हमें तो घर बैठकर सीए की पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मुझे भगा दिया था गाली देकर। पंजाबी बंदे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं नहीं दे सकता और यू विल हैव टू कम टू द कॉलेज। अब मुझे ये देखना था कि मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसा नहीं कि बीकॉम इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हाँ कई बार हमें चूज करना पड़ता है, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है। तो मेरे लिए ऑब्वियसली सीए इंपॉर्टेंट थी। मुझे पता था लाइफ में अगर मैं आगे बढ़ूंगा अपने सीए कोर्स के दम पे बढ़ूंगा, ना कि बीकॉम के सहारे। तो मैंने ठान लिया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने एग्जाम दूंगा। एग्जाम बीकॉम के एग्जाम से ऑलमोस्ट 15 दिन पहले सुनने में आया कि सब बच्चों को रोल नंबर मिल रहे हैं, तो हम भी चले गए कॉलेज में। तो हमें साफ साफ कह दिया गया कि लाइन से निकल जाइए, आपकी तो अटेंडेंस शॉर्ट है, आपको नहीं देनी, एग्जाम देने नहीं दिए जाएंगे। अब मैं परेशान, मैं तो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा होता था, तो हमारे लिए तो एक शौक की तरह लगा कि यार ये क्या हो गया, हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो चलो किसी तरह टीचर से रिक्वेस्ट करके हमने रोल नंबर तो एक दिन एग्जाम से पहले दिन ले लिया। मैंने बीकॉम के एग्जाम दिए, फिर सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए, और जब सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट है तो आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक। मैं उस समय चंडीगढ़ में था, तो मेरा ही रैंक था पूरे चंडीगढ़ में। तो मैं अपने कॉलेज में गया, मैं उस टाइम 3rd ईयर में पहुंच चुका था। तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया, तो मैंने उनको बताया सर ये लीजिए मिठाई खाइए और मेरा रैंक आया है। तो उन्होंने मुझे देखा एकदम से और उन्होंने पहचान तो लिया, लेकिन वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना क्या होता है। तो उसमें प्रिंसिपल साहब के रूम में कुछ डेलीगेट्स बैठे थे, उन्होंने इमीडिएटली कहा उनको कि ये देखिए जी हमारे कॉलेज का प्राइड है, और मैंने इनको छुट्टी दी थी सो दैट ये अपने सीए कर सकें। और मैं हक्का बक्का रह गया कि अरे सर ये आप क्या कह रहे हो, आपने तो मुझे मना कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि आपकी सक्सेस का मजा उसी में है कि जो आपके लोग अगेंस्ट हो या जो आपको डाउट करें वो भी आपके पाले में आ जाए, वो भी आपकी तरफ जब हो जाए ना, तो वो रियल सक्सेस होती है। और वो दिन मुझे याद है। उसके बाद जब 3rd ईयर में मैं पहुंच गया और अब मुझे आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी थी, लेकिन रेगुलर कॉलेज का आर्टिकलशिप अलाउड नहीं होती। तो आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन माय कॉलेज जिसको प्रिंसिपल साहब ने लीव दिया था कि बेटा अब तुझे कुछ भी करना है सीए में तो कर, तुझे कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है, तेरे अटेंडेंस का जिम्मा हमारा रहा। सो बहुत अच्छा एक वो वाकया है मेरी जिंदगी का। और सर जैसे हमें अब पता है कि आप फूडी हो, बिल्कुल जी। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आपको जिंदगी भर सिर्फ एक ही खाना खाना है, ओके तो वो डिश कौन सी होगी? देखो आपने कहा मैं फूडी हूँ, अब फूडी हूँ तो मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। जी नहीं, पर सर यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। अरे ये तो बड़ा एक चीज, यस एक चीज, 2 कर लूं? नहीं सर, अरे एक मीठे में एक नमकीन में कुछ तो ऐसा ऑप्शन दीजिए, इतना तो रियायत दीजिए। आपके लिए अब देखो जी हम ठहरे वेजिटेरियन लोग जी। तो जहाँ तक सॉल्ट में आती है, मतलब सब्जी की बात आती है, तो पनीर हमारा वीक पॉइंट है। तो पनीर जो दिखाए हम फिसल जाते हैं थोड़ा सा, मतलब पनीर बहुत पसंद है हमें। तो जहाँ तक आती है नमकीन की बात तो पनीर के साथ गुजार लेंगे जिंदगी, और जहाँ तक आती है मीठे की बात तो गाजर का हलवा। वाह, आई लव दैट। ये तो आपने बहुत लोगों के मन की बात छीन ली। और आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है? आई लव ट्रैवलिंग। तो अगर आपके ऊपर कोई प्रोफेशनल बर्डन नहीं रहा और आपको एक वीकेंड बिना किसी बर्डन के दिया जाए, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? ओके सो आपने कहा कि ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो मैंने इस कारण पहले किस समय पे मुझे बाइक का शौक था। ईयर 2009 से लेकर 2015 तक मैंने बहुत बाइक चलाई है। R15 होती थी, पल्सर 220 लिया, फिर हार्ले डेविडसन भी लिया जो मेरा एक गोल होता था, उस पर मैं बहुत घुमा। लेकिन फिलहाल मैं गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रुख करता हूँ। और ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ मैटर नहीं करता, मैं और मेरी गाड़ी अगर साथ हैं आई कैन ड्राइव इट कॉन्टिन्यूसली फॉर एनी नंबर ऑफ डेज। तो रादर देन कि मैं किसी डेस्टिनेशन पर जाऊं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इंडिया। आई एम नॉट सेइंग द वर्ल्ड, इंडिया। इंडिया से खूबसूरत मुझे नहीं लगता कुछ भी है। कुछ जगह हैं डेफिनेटली, जाइए घूम कर आ जाइए, लेकिन अपने भारत से अच्छा कुछ नहीं। मेरा भारत महान, और हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अपनी गाड़ी लेकर मैं जाऊंगा, साउथ जाऊंगा, नॉर्थ जाऊंगा, जो मैं अक्सर जाता भी हूँ ड्राइव करते हुए। तो बस इसी तरह समय बिताएंगे अपना, अगर एक वीकेंड हमें मिल जाए जहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना हो। राज, और आपने अभी गाड़ियों की बात की, तो ऑल टाइम 3 फेवरेट बाइक्स या कार्स, कोई भी आप बता सकते हैं? ऑल टाइम देखो पसंद तो बहुत है जी। तो सबसे पहले तो जो कार मेरे पास है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट कार। अच्छा, उसकी स्टोरी भी मैं सुनना चाहूँगा आपसे। मैंने मेरे दोस्त से सुना, उसकी भी कोई बैकग्राउंड स्टोरी है? बैकग्राउंड स्टोरी इतनी ही है, जब बचपन में होते थे जी। तो साइकिल होती थी। कॉलेज टाइम तक मेरे पास साइकिल ही थी। जब कॉलेज पास आउट हो गया उसके बाद मैंने स्कूटर लिया था। तो साइकिल होती थी मेरे पास, लेकिन सपने हमेशा मैंने बड़े देखे, और मुझे लगता था कि भगवान ने अगर इस जन्म दिया है, हमें इस धरती पर आए हैं, तो यूं ही तो नहीं है, कुछ तो बड़ा काम करके जाएंगे, और एटलीस्ट जो अपने सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास साइकिल होती थी। और एक बार की बात है, मुझे याद है, गाड़ियां अपने आसपास चंडीगढ़ शहर से मैं था तो बहुत सारी अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी गाड़ियां देखते थे हम। लेकिन एक बार एक गाड़ी देखी जिस पर मेरा मन अटक गया।
वो थी BMW की गाड़ी X4। और उस दिन माइंड में बैठ गया कि यार बड़े होकर ना कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली, कभी भगवान की मेहर रही और इतने पैसे कमाए तो ये गाड़ी जरूर लूंगा। और सन 2020 के एंड में मुझे वो मौका मिला तो आई बॉट दैट कार एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसलिए जब आपने कहा कि 3 कोई भी बाइक या कार्स के नाम लिए तो उसमें टॉप पर आती है मेरी कार जो मेरे पास है अभी, एंड आई लव राइडिंग दैट। सो BMW X4। जहां तक आती है बाइक्स की बात तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हार्ले डेविडसन। कोई भी हार्ले डेविडसन का बाइक हो दे परफॉर्म वेरी वेल। मेरे पास स्पेसिफिकली सुपर लो बाइक होता था उनका। और आपने कहा एक और बताइए, तो मेरे पास एक कार होती थी जी, इतनी प्यारी वो कार है, वोक्सवैगन पोलो। दिखने में जितनी छोटी लगती है उसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो बहुत अमेजिंग कार थी, लोगों की फेवरेट बहुत मेरे दिल के बहुत करीब थी। और मेरी रनिंग बहुत ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए मुझे वो अपनी कार सेल करनी पड़ी। और सेल करने के बाद मैंने दोबारा ली थी तो दोबारा भी पोलो ही ली थी एक बार जब मुझे आवश्यकता पड़ी थी। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग कार्स। आई होप कि वॉक्सवैगन वापस से उस कार को लेकर आए, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया था उस अभी कार सर को। बिल्कुल वो लेके आएंगे। बहुत लोगों की फेवरेट कार रही है सर वो। बहुत अच्छी है जी। तो सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जितनी भी आज बातें बताई हैं आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और बाकी तो हमारे CSN के बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अगले मैराथन सेशन में भी यहाँ पे आए सितंबर अटेम्प्ट के लिए। डेफिनेटली राज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड उम्मीद करता हूँ बच्चों का मार्गदर्शन जरूर होगा, बच्चे एंजॉय करेंगे इस सेशन को। बिल्कुल सर जी, थैंक यू राज, थैंक यू सर।